अमृतकाल में सजा पाने वाले भारत के एक ईमानदार और मजबूत रीढ़ वाले जज ने अपने विश्व गुरु के फादरलैंड का एकदम तगड़ा वाला डीएनए टेस्ट कर दिया है। जी हाँ, जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर की कहानी तो आपको याद ही होगी। इन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान जब हाई कोर्ट में जज रहते हुए एक्शन लेना शुरू किया और उस एक्शन में सत्ता के चहेते और दुलारे लोग फंसने लगे, तो अमृतकाल के सिस्टम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके चहेते लोग लपेटे में आ रहे हैं और रातों रात अमृतकाल ने जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया। यानी इन्हें कथित रूप से इनकी ईमानदारी की सजा मिली। मगर कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ बुराई ही नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया टिकी हुई है। जस्टिस मुरलीधर की ईमानदारी, काबिलियत, क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया और इन्हें यूनाइटेड नेशंस में स्थान मिला। और अब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं जस्टिस मुरलीधर ने विश्वगुरु के फादरलैंड इजराइल के कुकर्मों का जोरदार पर्दाफाश किया है। बताया है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के बच्चों के साथ क्या क्या किया। यकीन मानिए, ये कहानी सुनने के बाद और कितने बच्चों को किस तरह से इजरायलियों ने हत्या किया, बच्चों के साथ क्या क्या किया, पूरी कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जबरा मारे और रोने भी ना दे। जी हाँ, मोदी सत्ता ने अपना हक मांगने, अपने खिलाफ हो रही ज्यादतियों को रोकने की डिमांड करने वाले सीआरपीएफ के 21 अफसरों को कथित रूप से सजा दिया है। यानी सत्ता के प्रभाव में सजा दिया गया है। एक डीआईजी रैंक के अधिकारी को निलंबित तक कर दिया गया और 20 लोगों को ट्रांसफर किया गया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठा रहे थे। ये पूरा मामला इतना समझने के लिए काफी है कि कैसे वर्तमान सत्ता अपनी गोटी सेट करने के लिए किसी भी व्यवस्था की बलि चढ़ा सकती है। और ये भी अमृतकाल ने साबित कर दिया कि इन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। सत्ता का नशा सिर चढ़ के बोल ही नहीं रहा, बल्कि दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, चिंगाड़ रहा है। सीआरपीएफ वाला केस भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए एकदम टकटकी लगा कर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन्नों से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि लोकहित इंडिया की गाड़ी भी चलती रहे। आइए अब सबसे पहले देश के जवानों की बात कर लेते हैं। हमारे देश में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की व्यवस्था है। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी जैसे सैन्य बल शामिल हैं। इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक बताई जाती है और 15,000 से ज्यादा इसमें कैडर के अफसर हैं, यानी इनके अपने अफसर हैं। समझने वाली बात यह भी है कि किसी भी विभाग में कोई भी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कब करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। और बात विभाग की ही नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, जहां भी आप हैं वहां देख लीजिए, तो ज्यादा मेहनत, अतिरिक्त प्रयास, पूरे लगन से काम लोग क्यों करते हैं? इसलिए ना कि आपको प्रमोशन मिलेगा, पहचान मिलेगी। आप किसी भी संस्थान में अच्छे कार्य, ईमानदारी पूर्ण सेवा के बाद प्रमोशन और अन्य लाभ को रोक दीजिए और रोक कर देख लीजिए, उस संस्थान की क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, वहां निराशा फैलेगी, क्योंकि भविष्य की उम्मीद मर जाती है। लेकिन वर्तमान सत्ता को अन्य लोगों की उम्मीदों से क्या लेने देना? इनके लिए तो अपना काम बनता और चूल्हे में जाए जनता वाला फार्मूला चलता है। हालांकि अब तो चूल्हे में भी आग जलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो पूरा मसला ये है, जो कि हमने पिछले दिनों आपको बताया भी था, कि सीएपीएफ के भीतर जो बड़े बड़े पद हैं उन पर इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस अधिकारियों को जम के लगाया जा रहा है। इसके कारण इनके जो अपने कैडर के अफसर हैं वो 15 साल, 16 साल, 17 साल तक बेचारे बैठे रह जाते हैं, रिटायर तक हो जाते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता। अब आप कहेंगे कि सरकार बाहर से आईपीएस अधिकारियों को ला क्यों रही है, क्यों बिठा रही है? तो इसके पीछे जानकारों का कहना है, पिछले दिनों सीएपीएफ कई बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उनका ये अंदेशा था कि सत्ता में बैठे नेताओं की मंशा ये होती है कि आईपीएस अफसर नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं, उनसे नेताओं का बढ़िया रिलेशन हो जाता है, कुछ तो सत्ता के ज्यादा ही दुलारे हो जाते हैं। तो जब अपने दुलारे लोग सीएपीएफ में बैठेंगे तो सीएपीएफ जैसे बल को भी कंट्रोल करना, अपने हिसाब से नचाना आसान होगा ना राजनीति के लिए। क्योंकि सीएपीएफ के भीतर जितने भी बल हैं उनके जवानों और उनके अफसरों की ट्रेनिंग और अन्य चीजें सेना की तरह होती हैं। इनके अफसर उतनी आसानी से राजनीतिक झुकाव और प्रभाव में शायद नहीं आ पाते हैं, इसलिए राजनीतिक इस्तेमाल करने में भी कथित रूप से दिक्कत आ सकती है और आती है। शायद इसी दिक्कत को दूर करने के लिए सत्ताधारियों ने ऐसी व्यवस्था बनाया कि जमीन पर भले ही सीएपीएफ के कर्मचारी और अधिकारी लड़ेंगे, मरेंगे, अपनी शहादत देंगे, अपना खून बहाएंगे, लेकिन ऊंचे पदों पर चुन चुन
चुन के दुलारे आईपीएस अफसरों को बिठाया जाएगा ताकि पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में रहे। यानी सोचिए कि नक्सलियों से लड़ना हो, उग्रवादियों से लड़ना हो, चाहे देश की कुछ अलग अलग सीमाओं पर भी लड़ना हो, तो जान की आहुति देंगे सीएपीएफ के लोग, उनके अफसर और उनके जवान। जमीन की पूरी जंग संभालेंगे सीएपीएफ के अफसर और बड़े बड़े पदों का मजा लेंगे आईपीएस अफसर। क्या ये किसी भी रूप में न्यायपूर्ण लगता है? आप कहेंगे कि फिर तो सीएपीएफ के लोगों को अदालती रास्ता अपनाना चाहिए, यानी अदालत जाना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने वो भी करके देख लिया। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां जीत भी गए। 2025 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ कैडर अफसरों के बेहतर सर्विस प्रोस्पेक्ट्स का रास्ता खोला था। हमारे जवानों की डिमांड काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था और सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा कि इनकी बातें सही हैं, इनकी मांग सही है। लेकिन आप तो जानते हैं, यही तो अमृतकाल है। मोदी सत्ता ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, तो फिर गुजराती जोड़ी वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और नया बिल लेकर आ गए। अब आप सोचिए कि लंबे वक्त तक मुकदमा लड़ने और जीतने के बाद भी अगर जबरा लाठी घुमा के मार दे तो फिर आप क्या करेंगे? रोएंगे, यानी विरोध करेंगे, अपना दुख जताएंगे, अपनी बात रखेंगे। वही काम अप्रैल महीने में दिल्ली के राजघाट पर सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों और पूर्व अफसरों ने किया। सीएपीएफ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि इसको वापस ले लीजिए, कैडर के अफसरों और जवानों को समय पर प्रमोशन दीजिए ताकि उनका मनोबल टिका रहे, मजबूत रहे, बढ़ता रहे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। हालांकि इनकी बात सुनी नहीं गई और अब पता चल रहा है कि सीआरपीएफ के डीआईजी रैंक के अधिकारी बीसी पात्रा को निलंबित कर दिया गया। बीसी पात्रा त्रिपुरा सेक्टर मुख्यालय में अगरतला में तैनात थे। 1994 बैच के सीआरपीएफ कैडर के अधिकारी हैं। अप्रैल महीने में ही एनएसजी से डेप्यूटेशन पूरा करके सीआरपीएफ में लौटे थे और अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। कई अफसरों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है कि डीआईजी पात्रा के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है, अन्यायपूर्ण है और डीआईजी पात्रा को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो अपने अफसरों के प्रमोशन और आईपीएस के बराबर सेवा अधिकार से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक मुख्य याचिका करता थे। यानी अगर आप अधिकार पाने के लिए, हक पाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो इस तरह से आपको सजा मिलेगी। यानी जबरा मार भी रहा है और रोने भी नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, सिर्फ डीआईजी रैंक के अधिकारी बीसी पात्रा को निलंबित ही नहीं किया गया बल्कि 20 अन्य सीआरपीएफ अफसरों का ट्रांसफर भी कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को सीएपीएफ एक्ट 2026 के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्होंने सीएपीएफ बिल 2026 के पारित होने के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो, ऑडियो, तस्वीरें और पोस्टर शेयर किया जिन्हें सरकार के खिलाफ और कानूनी रूप से चुनी गई सरकार बदलने की बात से जोड़ा गया। अब सवाल यह है कि सरकार बदलने की बात करना कब से अपराध हो गया, वो भी लोकतंत्र में। आप राजा तो है नहीं कि जब तक जिएंगे कुर्सी पे ठसक के साथ बैठे रहेंगे, चिपके रहेंगे। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जनता जब चाहे, जैसे चाहे सरकार बदलने की बात तो कर ही सकती है, भले बदले न बदले। बाकी सरकार कितना कानूनी रूप से चुनी गई है ये तो राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार ने देश और दुनिया को दिखाई दिया है। बहरहाल एक मसला यह भी है कि सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह ने कहा कि सभी सर्विंग और यूनिफॉर्म ऑफिसर्स नियमों, कानूनों और अपनी शपथ से बंधे रहते हैं। अगर कोई लिखी बोली गई बात या कार्रवाई उसके खिलाफ होगी तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। मगर सवाल तो यह है कि सीएपीएफ अफसरों के पास ऑप्शन क्या है? वो अदालती लड़ाई लड़ें, वो भी वर्षों तक, वहां जीत भी जाएं तो भी सरकार नया कानून बना देती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया जाता है और ये अफसर या फिर इनके परिवार के लोग, महिलाएं, बच्चे यदि सरकार के ऐसे रवैये का विरोध करें तो फिर अफसरों को सजा दी जाती है। किसी को निलंबन तो किसी को ट्रांसफर मिल रहा है। सर्विंग अफसर नियम कानूनों से बंधे होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन उनके अधिकारों और हक का क्या? वो किस तरह अपनी बात रखें, कहाँ रखें, किससे रखें? जो उनका हक लूटा जा रहा है उसके लिए वो किसके पास जाएं? और जब आप जबरदस्ती उन्हें टॉर्चर करेंगे, दबाएंगे, भेदभाव करेंगे तो फिर ये गुस्सा उबलेगा तो जाहिर तौर पर उन्हीं लोगों के खिलाफ बोला लिखा पढ़ा जाएगा जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। और किसी ने कुछ लिख भी दिया, बोल दिया, विरोध कर दिया तो फिर उनको ऐसे सजा मिल रही है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि अमृतकाल की सत्ता को इतिहास का बिल्कुल विज्ञान नहीं है, तो मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं, पहले भी याद दिलाया है। तारीख थी जून 1979, दिल्ली का झड़ौदा कलां सीआरपीएफ कैंप। यहां करीब 1700 सीआरपीएफ कर्मियों ने कथित अवैध बैठक किया, जुलूस निकाला और ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। जानते हैं क्यों? कारण था कम वेतन, सेवा की कठोर शर्तें, सुविधाओं की कमी और अफसरों का खराब व्यवहार। जवान इतने परेशान हो गए थे कि ड्यूटी करना ही छोड़ दिया। स्थिति इतनी
इतनी बिगड़ गई कि सरकार को हालात काबू करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने बाद में कहा कि बगावत इतनी बड़ी थी कि आर्मी की जरूरत पड़ गई। वहां भी कई कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, लोगों को सर्विस से हटा दिया गया। बाद में कई लोगों ने कोर्ट में बहाली मांगी, लेकिन अदालतों ने कहा कि वर्दीधारी बल में ऐसी बगावत, ड्यूटी छोड़ना बेहद गंभीर अनुशासनहीनता है। यह बात तो सही है कि अनुशासनहीनता है, मगर सवाल यह है कि रास्ता क्या है। हम सबको याद रखना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा किसी को प्रेशराइज करना, डराना, धमकाना एक हद के बाद निष्क्रिय हो जाता है, उल्टा काम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को इतना न डराओ कि डर खत्म हो जाए। आप दर्शक ही बताइए कि प्रमोशन उन्हें मिलना चाहिए जो मूल रूप से सीएपीएफ के अफसर हैं, जो जमीन पर लड़ते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं, अपना खून बहाते हैं, या फिर उन्हें मिलना चाहिए जिनका इस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, जो कथित रूप से राजनीतिक चहेते दुलारे होते हैं। वैसे अमृतकाल में ऐसी घटनाएं हर संस्थान में पुरजोर तरीके से हो गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर के बारे में तो आप जानते ही हैं। इन्हें इनकी ईमानदारी और तटस्थता की कैसी सजा मिली कथित रूप से, वो भी आप जानते हैं। बाद में इनकी काबिलियत को, इनकी ईमानदारी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, यानी इनकी जिस क्वालिटी के कारण भारत में इनको कथित सजा मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसी क्वालिटी के कारण इनको यूनाइटेड नेशंस के एक विंग में मौका मिलता है। आपको बता दें कि जस्टिस मुरलीधर को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड इजराइल में अध्यक्ष के पद पर काम करने का मौका मिला है। और अब इन्होंने अपने विश्व गुरु के फादरलैंड का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। 23 जून 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता के तौर पर 3 लोग मौजूद थे, इसमें अपने जस्टिस मुरलीधर भी थे। इस कमीशन ने सबसे बड़ा आरोप इजरायली अथॉरिटी पर यह लगाया कि इजरायली अथॉरिटी ने फिलिस्तीन में बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया, यानी चुन चुनकर फिलिस्तीन के बच्चों को मारा गया, उनकी हत्या की गई। परिणाम के रूप में जनसंहार निकला, मानवता के खिलाफ क्राइम हुआ, वॉर क्राइम हुआ। खास तौर पर यह सब कुछ गजा और ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन टेरिटरी में बच्चों के खिलाफ किया गया। 100 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 के बीच अकेले फिलिस्तीन में 20,000 से भी ज्यादा बच्चे मारे गए और 44,000 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। कमीशन ने बताया कि मारे गए कुल लोगों में 30% तो खाली बच्चों की हत्या की गई है और यह सब कुछ इजराइल ने किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चों को 2 तरह से मारा गया। पहला तो यह कि हवाई हमले हुए और इन हमलों में बड़े विस्फोटक इस्तेमाल किए गए। दूसरा यह था कि ड्रोन के जरिए या स्नाइपर राइफल के जरिए निशाना साधकर या फिर डायरेक्ट निशाना करके टारगेट करके बच्चों को बंदूकों से मारा गया। कमीशन ने बताया कि चुन चुनकर इजरायलियों ने फिलिस्तीन के बच्चों के माथे पर निशाना लगाया, शूट किया, या फिर शरीर के ऊपरी हिस्से में निशाना लगाकर गोलियां मारी गई ताकि बच्चे मर जाएं। सोचिए, 20,000 से ज्यादा बच्चों की हत्या कर दी गई, 44,000 से ज्यादा बच्चों को घायल कर दिया गया। कमीशन ने कहा कि कई ऐसे मामले पाए गए हैं जहां पर घटना एक्सीडेंटल नहीं बल्कि निशाना बनाकर की गई है, टारगेटेड तरीके से बच्चों को मारा गया है। कमीशन ने यह भी बताया है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, वहां की शिक्षा को तबाह करने के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया। बताया गया है कि वहां पर 97% स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया और 95% यूनिवर्सिटीज प्रभावित हुई। गजा में कुल 38 यूनिवर्सिटी थी, जिनमें से 22 पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, बाकियों को भारी नुकसान हुआ है। यानी जो बात मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी मुल्क को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पहले स्वास्थ्य और फिर शिक्षा की जरूरत होती है। इन 2 सेक्टरों को तबाह कर दीजिए, काम खत्म। वही काम इजराइल ने फिलिस्तीन में किया। पहले तो डायरेक्ट बच्चों को मारा, उन्हें भूख से भी मारा, और जो बच गए वो कभी शिक्षा न पा सकें, आगे न बढ़ सकें, इसलिए स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर दिया। कमीशन ने अपनी इसी रिपोर्ट में बताया है कि इजराइल ने फिलिस्तीन में भूखमरी को जन्म दिया। भोजन की कमी या फिर खराबी के कारण 151 बच्चों की मौत दर्ज की गई, यानी भूख के कारण इनकी मौत हुई। इजराइल खाने पीने का सामान पहुंचने नहीं दे रहा था, इसके कारण सैकड़ों बच्चे मारे गए और दुनिया तमाशा देख रही थी। कमीशन ने यह भी बताया कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 1000 से ज्यादा बच्चों के एक से ज्यादा हाथ या पैर काटने जैसी स्थितियां बनी। यानी सोचिए, दुर्घटना में घायल 1000 से ज्यादा बच्चों का किसी का एक हाथ, किसी का दोनों हाथ, किसी का एक पैर, किसी का दोनों पैर, किसी का एक हाथ एक पैर काटना पड़ा। सोचिए उनके बचपन में क्या गुजर रहा है। उन्हें तो मौत से भी बदतर मौत मिली है। उम्र भर अपाहिज बन के रहना होगा। जो मानसिक ट्रॉमा हुआ उसकी कल्पना करिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यहाँ 58,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो गए। किसी के माँ बाप में से एक की मौत हो गई तो किसी के मां और पिता दोनों की मौत हो गई। अपने आप में ये मौत से भी ज्यादा गंभीर मामला है। इतना ही नहीं, कमीशन ने यह भी बताया है कि फिलिस्तीन के बच्चों को इजरायलियों ने अपने कब्जे में लिया, यानी डिटेंशन में लिया, हिरासत में लिया
दिया तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार भी किया गया, यानी बच्चों के साथ दुष्कर्म भी किया इजरायलियों ने, वहाँ की सेना ने, सेक्सुअल एब्यूज तक के आरोप लगे हैं। इन सभी आरोपों को लेकर इजराइल का जवाब है कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं, ये बायस रिपोर्ट है, हमारे खिलाफ गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि इस रिपोर्ट में हमास ने जो किया उस पर कुछ नहीं है। हालांकि इजराइल इस मामले में सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। इस कमीशन ने हमास पर भी रिपोर्ट जारी किया और बाकायदा हमास ने गजा में जो फिलिस्तीन के खिलाफ किया उसको भी बताया गया है। सारी चीज़ें शामिल है कि किस तरीके से वहाँ के लोगों को टॉर्चर किया गया, हमास द्वारा अवैध तरीके से हत्याएं की गई। कमीशन ने हमास की कार्रवाइयों को भी सीरियस वायलेशन माना है। हालांकि सबको पता है कि इजराइल ऐसी रिपोर्ट को रिजेक्ट करेगा ही, भला अपने पाप को कौन स्वीकारता है। मगर जरा सोचिए कि जो इजराइल इस तरह से चुन चुन के बच्चों के माथे को निशाना बना रहा है, उनकी हत्याएं कर रहा है, जो इजराइल और वहां के सैन्य अधिकारी, अफसर, कर्मचारी बच्चों के साथ कथित दुष्कर्म कर रहे हैं, उस इजराइल में जाकर हमारे प्रधानमंत्री उसी इजराइल को फादरलैंड बुलाते हैं। क्या फादरलैंड का यही कर्तव्य होता है कि वो छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना के गोली मारे, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट करे, उनके साथ दुष्कर्म करे? बहरहाल इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिया है। इनका कहना है कि जो भी सदस्य देश हैं वो इस मानव वध, वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ इस अपराध को रोकने के लिए जो भी मौजूदा कानूनी प्रावधान है उसका इस्तेमाल करें, हथियारों का ट्रांसफर रोकें, जांच करें, अंतर्राष्ट्रीय अदालत अरेस्ट वारंट जारी करे, यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन के तहत कार्रवाई की जाए। बाकी आप तो जानते हैं कि ऐसे मामलों में पूरी दुनिया की व्यवस्था बेहद कमजोर पड़ जाती है। अरे दुनिया की तो छोड़िए, अपने देश में ही देख लीजिए, कुछ खास वर्गों के खिलाफ लगातार हिंसा की जाती है, तमाम संस्थाएं देखती रहती हैं, हिंसा करने वालों को उल्टे इनाम मिलता है, जो पीड़ित होता है उसको सजा मिलती है और पीड़ा दी जाती है। और अमृतकाल के भारत में ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। तो जब एक देश की संस्थाएं ही अपने देश को नहीं संभाल पाती, फिर अलग अलग देशों को कोई संस्था कितना संभाल पाएगी? वैसे आप दर्शक इन दोनों ही मामलों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।